हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं सुनील जोशी और आज की क्लास में हम जर्नल एंट्रीज करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, तो पहले हम समझेंगे जर्नल होता क्या है। जर्नल इज द प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन विच ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जर्नल इज द प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट। जर्नल प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट है। प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकाउंट्स की प्राइमरी बुक है, यानी कि इसके अंदर जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होती हैं सबसे पहले वो जर्नल के अंदर रिकॉर्ड होती हैं। कैसे? इन विच द ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स होता है डेट वाइज, यानी कि इसके अंदर जो हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वो डेट वाइज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए January 1, फिर January 2, फिर January 3, इस तरह से ऑनवर्ड हम करते हैं, तो उसे बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट फ्रॉम दी सोर्स डॉक्यूमेंट। तो ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कहां से करते हैं? ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट से। सोर्स डॉक्यूमेंट से वाउचर्स जो होते हैं, यानी कि जो वाउचर्स हम बनाते हैं उन वाउचर को जो सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं वो जर्नल में करते हैं। तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे कैश मेमो, इनवॉइस, परचेज बिल्स, एसेट्रा एसेट्रा। तो ये हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी कि जब हम कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन करते हैं जो फाइनेंशियल फॉर्म में होती हैं उनके कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट को हम सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, जिन्हें प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट बोलते हैं। जर्नल को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। कैश मेमो मीन्स होते हैं जो भी हम कैश ट्रांजेक्शन परचेज करते हैं उसके बिहाफ में हमें एक कैश की रिसीट्स मिलती है, कैश मेमो होती है, उसको रिकॉर्ड करते हैं। इनवॉइस होती हैं जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती हैं, या परचेज बिल या इस तरह की जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं उनको हम सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए हम आज ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्रीज करना सीखेंगे। तो कैसे करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्रीज स्टूडेंट, जर्नल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th में जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो ये 11th में तो होते हैं, इसके फर्दर हम इसको ऑलमोस्ट 12 क्लासेस में भी हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। बस हमें फॉर्म बदल जाता है, या ऐसे ही हम आगे जो हायर स्टडीज में जाते हैं वहां पर भी जर्नल एंट्रीज करनी पड़ती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जर्नल एंट्रीज का पहले फॉर्मेट समझ लेते हैं। तो जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट क्या है? जब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं उसके फॉर्मेट कैसे होता है? सबसे फर्स्ट कॉलम में हम लिखते हैं डेट। ये हमारा डेट का कॉलम हो गया। दूसरा हमारे होते हैं पर्टिकुलर या ट्रांजेक्शंस। पर्टिकुलर्स, यहां पर हम डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, ट्रांजेक्शन क्या हो रही है। थर्ड होता है लेजर फॉलियो LF। लेजर फॉलियो क्या होता है? जब हम इसको जर्नल एंट्रीज को यहां से ट्रांसफर करते हैं लेजर में, तो उसका लेजर का जो नंबर होता है उसे बोलते हैं लेजर फॉलियो LF। फिर आता है डेबिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट, और लास्ट में क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो इस तरह से जर्नल के लिए हमारे पास जो कॉलम होते हैं वो होते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। यहाँ पर मैं जो मैंने स्पेस बचा है, यहाँ पर मैं अकाउंटिंग जो हम करेंगे उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसकी मैं यहाँ पर आपको इसके नरेशन करके दिखाऊंगा कि हम जर्नल एंट्रीज किस तरह कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। लेट कोई पर्सन है जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, हम उसका नेम लेते हैं से मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स कमेंस बिजनेस इन 2020 और उसने 1 अप्रैल को अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो हम यहाँ करते हैं 2020 अप्रैल 1। अप्रैल 1 को एक्स ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो एक्स एंट्री है एक्स कमेंस बिजनेस विद रुपी 1 लाख। तो एक्स ने 1 लाख रुपी से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इसकी हम जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे? इसकी जर्नल एंट्रीज रहेगी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर लेता हूँ।
एक्स कमेंस बिजनेस, तो फर्स्ट अप्रैल यहाँ पर लिखेंगे डेट 2020 ईयर हमारे पास आएगा और अप्रैल 1 तो एक्स कमेंस बिजनेस, तो एक्स इज द ओनर, जो ओनर ने जो मनी बिजनेस में इन्वेस्ट किया उसे बोलते हैं कैपिटल। तो हम यहाँ पे एक्स का नेम नहीं लिखेंगे। अकाउंटिंग की जो रूल्स हैं वो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, आप वहां से चेक कर सकते हैं अकाउंटिंग के डेबिट क्रेडिट रूल्स क्या हैं। तो मैं जस्ट आपको एक बार से मैं आपको फिर बताता हूँ अकाउंटिंग के रूल्स क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था एसेट्स एक्सपेंसेस के लिए एसेट्स क्या हो जाएगा, अगर डेबिट क्रेडिट, एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे और डिक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे, अकाउंटिंग के रूल्स हैं। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में अगर हमारे पास एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो डेबिट करेंगे और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट करेंगे। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि इसको मैंने आपको ग्रुप ए लिया था, तो ग्रुप ए के अंदर एसेट्स और एक्सपेंसेस को हमने एक ग्रुप में लिया था, यानी कि इन दोनों के रूल एक ही होते हैं। एसेट इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट, एक्सपेंस डिक्रीज क्रेडिट। और दूसरा हमारे पास जो सेकंड ग्रुप में थे उसमें हमारे पास थे रेवेन्यू, रेवेन्यू डेबिट क्रेडिट। अगर रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे। कैपिटल, कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज डेबिट। एंड लायबिलिटीज, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज डेबिट। तो देखिए ये हमारे पास सेकंड ग्रुप हो गया, ये ग्रुप है बी है। ग्रुप बी ग्रुप ए के जस्ट अपोजिट होता है। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट, एंड कैपिटल रेवेन्यू एंड लायबिलिटीज डेबिट डिक्रीज एंड क्रेडिट इंक्रीज। तो ये सिंपल रूल्स हैं जिसको हम यहाँ पर भी फॉलो करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट इन एक्स कमेंस बिजनेस विद ₹1 लाख, तो एक्स इज द ओनर ऑफ द फर्म और कैपिटल इंक्रीज हो रही है, फर्म के पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो एंट्री जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश इंक्रीज विद ₹1 लाख, तो आपका डेबिट में ₹1 लाख एंड कैपिटल में ₹1 लाख। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ₹1 लाख। नरेशन के बाद एवरी ट्रांजेक्शन के पास हमें नरेशन लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग बिजनेस, बिजनेस कमेंस, बीइंग बिजनेस कमेंस। तो एक्स ने बिजनेस कमेंस किया है ₹1 लाख से, तो हमारे फॉर्म के अंदर ₹1 लाख का इंक्रीज हो गया और डेबिट हो गया और ₹1 लाख की हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हो गई है। सेकंड ट्रांजेक्शन, सेकंड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स, परचेज गुड्स ₹30,000, ₹30,000 के गुड्स परचेज किए हैं। तो यहाँ पर परचेज क्या है, परचेज इज गुड्स, फर्म के अंदर एसेट्स आ रही है और हमारा जो फंड है वो जा रहा है कैश, एसेट्स इंक्रीज एसेट डिक्रीज, एसेट इंक्रीज एसेट डिक्रीज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज अकाउंट 2 अप्रैल को, परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट और टू, थोड़ा सा स्पेस हमें छोड़ना है यहाँ पर, परचेज के नीचे नहीं थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे क्रेडिट में, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिकॉज हमें क्वेश्चन में साइलेंट है कि हमने परचेज कैसे किया है, क्रेडिट में परचेज किया है, कैश में परचेज किया है, क्वेश्चन साइलेंट है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने रुपीस का, ₹30,000, परचेज अकाउंट ₹30,000 एंड कैश अकाउंट ₹30,000, परचेज 30 एंड कैश अकाउंट ₹30,000। नाउ नरेशन बीइंग गुड्स परचेज सफिशिएंट इतना। अगर आप लिखना चाहें बीइंग गुड्स परचेज ₹30,000 इज नॉट नेसेसरी, बस इतना काफी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹30,000। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड, डिपॉजिट इनटू बैंक ₹50,000, ₹50,000 बैंक में डिपॉजिट किए हैं। तो जब बैंक में डिपॉजिट किए हैं तो अगेन बैंक इज एन एसेट्स, तो हमारे पास एसेट इंक्रीज हो रही है, बैंक में डिपॉजिट किया तो एसेट इंक्रीज एंड कैश इज रिड्यूस। तो नेक्स्ट एंट्री जाएगी यहाँ पर, ये डेट लेट दिस द 3 अप्रैल, तो यहाँ पे अप्रैल 3 बैंक अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट। बैंक यानी एसेट्स हमारे पास इंक्रीज हो रही है बैंक के फॉर्म में, कैश हमारे पास रिड्यूस हो रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाउ मच? 50,000 रुपीज। तो 50,000 बैंक में इंक्रीज एंड 50,000 रुपीज कैश में रिड्यूस। बीइंग मनी डिपॉजिट इनटू बैंक, बीइंग मनी डिपॉजिट इनटू बैंक, बीइंग मनी डिपॉजिट इनटू बैंक। क्लियर? तो यहाँ पे मनी बैंक में डिपॉजिट, बैंक की इंक्रीज हो गया, हमारे पास कैश रिड्यूस हो गया है, तो एंट्री हमारे चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम वाई। परचेज गुड्स फ्रॉम वाई, वाई से हमने गुड्स परचेज किया है। अब बिकॉज यहाँ पे नेम गिवन है, तो जब भी क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर नेम होता है, क्वेश्चन फर्दर साइलेंट है, तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती हैं। नेक्स्ट मीन से 4th of April, परचेज गुड्स फ्रॉम वाई रुपीज 35,000। 35,000 से गुड्स परचेज किया है वाई से, तो एंट्री हो जाएगी हमारे पास 4th of April को परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज फ्रॉम होम, परचेज फ्रॉम वाई, वाई इज अ क्रेडिटर, क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है मींस लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई कितना? 35,000 रुपीज। तो 35,000 रुपीज परचेज इंक्रीज एंड 35,000 रुपीज वाई डेबिट, सॉरी वाई अकाउंट क्रेडिट। वाई जो भी पर्सनल अकाउंट होता है उसके आगे हम अकाउंट नहीं लिखते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे वाई डेबिट या वाइस अकाउंट डेबिट, आइदर वाई डेबिट या वाइस अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट के आगे हम अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते हैं। अगर आपको अकाउंट वर्ड लिखना है तो वाइस अकाउंट लिखेंगे, अदरवाइज वाई डेबिट, वाई क्रेडिट। नाउ बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड परचेज। तो ये ट्रांजेक्शन हमारे पास हो गई हैं जो हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन की है। अब स्पेस नहीं है, मैं इसको इरेज करके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है, यहाँ तो हमने परचेज किया था। अब हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं जिसमें हमने कोई गुड्स को सेल किया है, तो सेल केसेस में सेल परचेज का रिवर्स ट्रांजेक्शन होती हैं। तो सेल में क्या होगा, जो हमने परचेज किया था परचेज डेबिट होता है, तो सेल परचेज का अपोजिट ट्रांजेक्शन होती है, सेल्स हमारे पास क्रेडिट होगी। एक चीज और है हमारे पास, यहाँ पर मैं एलएफ के फॉर्म के कॉलम में कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। इसका रीजन ये है कि जो लेजर फॉलो है उसमें सिर्फ नंबर्स लिखते हैं, जो नंबर्स हमारे पास जर्नल की बुक में होती हैं, जिसको हम ट्रांसफर करते हैं लेजर में। क्योंकि अभी हम लेजर में ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। अदरवाइज ये सिर्फ फॉर्मेट है, आपको सिर्फ इसको फॉर टाइमिंग इसको सिर्फ आपको ब्लैंक छोड़ना है लेजर एलएफ के केसेस में। एलएफ का कॉलम आपको ब्लैंक छोड़ना है, इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। ये आपने एल एफ लिख लिया है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ऑन द 6 सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स टू जेट रुपीज 20,000। हमने जेट को 20,000 रुपीज से गुड्स सेल किए, तो इस केस में जाएगा 6th of April, April 6 सोल्ड गुड्स, सोल्ड टू होम जेट। नाउ जेट को हमने जब क्रेडिट में सेल किया तो जेट इज बिकम ए डेटर, तो एंट्री जाएगी जेट डेबिट, जेट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। हाउ मच? 20,000। तो 20,000 रुपीज डेबिट एंड 20,000 रुपीज क्रेडिट। अगेन बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। ये जो ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं ये क्या है? नरेशन है। एवरी ट्रांजेक्शन को हमें नरेशन से बताना है कि वो ट्रांजेक्शन किस तरह की होती है। एंट्री बीइंग गुड्स सोल्ड जेट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट एंट्रीज हमारे पास है पेड 6 को, 7 को पेड टू वाई रुपीज 9,800 एंड रिसीव डिस्काउंट। नाउ
हमने y को पेमेंट किया है 9800 एंड रिसीव डिस्काउंट ₹200 और डिस्काउंट के फॉर्म में हमें ₹200 का बेनिफिट्स मिला है। तो बिकॉज जो भी बेनिफिट्स होते हैं, जो इनकम्स होती हैं, वो हमारी क्रेडिट होती हैं, उससे हमें गेन हो रहा है। हम पे कर रहे हैं y को 9800 और हमने पेमेंट किया है बाय चेक। हम इसको चेक से पेमेंट कर रहे हैं, मींस मनी जो हमारे पास जा रही है वो बैंक के थ्रू जा रही है। तो हम पेमेंट कर रहे हैं किसको, y को। y द पर्सन रिसीवर, यानी क्रेडिट, जो क्रेडिटर होता है वो मनी रिसीव कर रहा है। एंट्री हो जाएगी हमारे पास ऑन April 7 received to paid to y. Now y debit to was how much paid? Paid by check ₹9,800 to bank. Now y को हम पेमेंट कितना कर रहे हैं, ₹9,800। तो बैंक से जो मनी विड्रॉ हो रही है ₹9,800 हो रही है। तो हम बैंक से माइनस करेंगे ₹9,800 और फर्दर हमें ₹200 का डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो यहाँ पे लेंगे टू डिस्काउंट रिसीव हाउ मच 200। इट मीन जो टोटल अमाउंट है वो ₹10,000 है। तो हम जो क्रेडिट डेबिट करेंगे y के बुक्स में वो हमारे पास हो जाएगा ₹10,000। तो डेबिट में जो अमाउंट होगा वो 9,800 नहीं होगा, 10,000 होगा। इट मीन हमने जो y को पेमेंट किया है वो 9,800 पेमेंट किया है बैंक के थ्रू, उसने हमें ₹200 का डिस्काउंट ऑफर किया है। तो टोटल जो y का अमाउंट डेबिट होगा वो ₹10,000 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे बीइंग पेड टू y, being paid to y and received discount, और हमें डिस्काउंट भी मिला है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट एंट्री हम कर रहे हैं, हमने पेमेंट किया है बैंक के थ्रू। नाउ नेक्स्ट 8th of April परचेज फर्नीचर ₹10,000 paid by bank, paid by check. Now this time we purchase furniture 10,000 and now this time we paid the amount by check. तो चेक से मैं पेमेंट किया है। तो इन दिस टाइम वी राइट परचेज। ओके, अभी हमने ऊपर लिखा था परचेज गुड्स ₹35,000 और अगेन हमारे पास है परचेज फर्नीचर। तो बेसिकली यहाँ पे दो तरह की एसेट्स होती हैं। एक एसेट होती है एसेट्स जो रेवेन्यू फॉर्मेट के लिए होती हैं, जिसको गुड्स आर फॉर सेल ऑब्जेक्ट, और ये हमारे पास है फिक्स एसेट्स यानी कैपिटल नेचर की। कैपिटल नेचर की एसेट्स को हम बाय नेम लिखते हैं। दोज एसेट्स व्हिच आर नॉट फॉर सेल दैट आर रिकॉर्डेड ऑलवेज बाय देयर नेम। तो यहाँ पे हम परचेज नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट ऑन द April 8 फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, नॉट परचेज अकाउंट। परचेज नहीं लिखना है, ये हमारे पास नॉट फॉर सेल है। जो भी एसेट कैपिटल नेचर की होती है उसको बाय नेम लिखते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। टू कैश पेमेंट किया हमने बैंक से टू बैंक, बिकॉज हमारा मनी कम हुआ है बैंक में। हाउ मच, ₹10,000। फर्नीचर अकाउंट डेबिट ₹10,000, क्रेडिट में ₹10,000। नाउ बीइंग फर्नीचर परचेज, बीइंग फर्नीचर परचेज, तो हमने फर्नीचर परचेज किया है। रिमेंबर, अगर हम फर्नीचर परचेज करते हैं, कंप्यूटर परचेज करते हैं, बिल्डिंग परचेज करते हैं, दोज एसेट्स व्हिच आर नॉट फॉर द सेल पर्पस दैट ऑलवेज रिकॉर्डेड बाय देयर नेम। तो फर्नीचर अकाउंट हमने किया है, परचेज किया फर्नीचर, तो फर्नीचर बाय नेम। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, अगर ये फिक्स एसेट्स की बता रहा हूं मैं आपको। तो फर्नीचर का परचेज किया फर्नीचर अकाउंट, कंप्यूटर परचेज किया कंप्यूटर अकाउंट, प्लांट परचेज किया प्लांट अकाउंट, बिल्डिंग परचेज किया बिल्डिंग अकाउंट, तो वो बाय नेम होगा। और अगर हम परचेज कर रहे हैं गुड्स तो वो परचेज अकाउंट होगा। वो हमें यहाँ पे परचेज में लिखना है क्योंकि उसको हमें और रीसेल से है। तो यहाँ पे हमने फर्नीचर पे परचेज किया है, कैसे परचेज किया है, बैंक से। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर हमने यहाँ पे फर्नीचर क्रेडिट परचेज किया होता तो एंट्री होती फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, किससे परचेज किया उसका नेम यहाँ पे आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे, पेज का मैं इसको इरेज करके फिर से नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे लिखूंगा। दिस टाइम पे रेंट, नाउ April 10 पे रेंट
5000 का रेंट पेमेंट किया है, रेंट एक्सपेंसेस है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट अप्रैल 10, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हाउ मच 5000, तो 5000 डेबिट एंड 5000 क्रेडिट, क्रेडिट में क्या है, कैश, क्वेश्चन साइलेंट है तो इट मींस हमने अजम्पशन किया कि कैश पेमेंट किया है। नाउ बीइंग रेंट पेड, क्लियर, तो रेंट जो भी एक्सपेंस होंगे उनको हम लिखेंगे बाय नेम, रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, तो इस तरह के हमारे पास जो भी एक्सपेंस होंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो पेमेंट किया है उसको हम उसके बाय नेम लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, इस तरह जो भी एक्सपेंस होंगे, और कैश पेमेंट किया है कैश पेमेंट किया कैश में, और चेक के थ्रू किया तो बैंक से एंट्री करेंगे। नाउ नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे, इसके बाद इसको इरेज कर लेता हूँ, पेज की शॉर्टेज है तो यहाँ पे फिर से नेक्स्ट एंट्री में करूंगा आपको। अब इसके फर्दर हम कुछ एडवांस एंट्रीज करेंगे, ये जो एंट्रीज हमारे पास ये नॉर्मल एंट्रीज थी, परचेज है, सेल्स है, एक्सपेंसेस हमने किए हैं, कुछ हम इससे थोड़ा सा एडवांस एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्रीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें हम जो 11th हमारे पास है उसके अंदर जर्नल एंट्रीज में हम पहले यहाँ पे जर्नल एंट्रीज करेंगे, जर्नल एंट्रीज की हेल्प से हम लेजर बुक बनाते हैं, लेजर को हम जो रिकॉर्ड करते हैं, लेजर क्या है हमारे पास, समराइज बुक है, जर्नल एंट्रीज को हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हम इसको पोस्ट करते हैं लेजर में, तो लेजर में पोस्ट करने के लिए हम जर्नल एंट्रीज की हेल्प लेते हैं, ऑल्दो हम लेजर को डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन जर्नल एंट्रीज को के थ्रू हम लेजर हमारे सिलेबस में जर्नल एंट्रीज के बाद ही लेजर बनेगा। इसके बाद हम बहुत सारी ट्रांजेक्शन करेंगे इसके अंदर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के अंदर है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हम करेंगे इसमें, जो हम आगे जो चैप्टर्स हम करेंगे। ये हमारा लेजर फोलियो का है कॉलम, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ क्योंकि इसके लिए हमें जरूरत नहीं है ज्यादा, लेजर फोलियो का है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे कुछ एक्सपेंसेस जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, एक और एंट्री हम करते हैं, लेट्स परचेज अप्रैल 12 को, परचेज कंप्यूटर रुपीज 25,000 and spent rupees 1,000 for installation. Now यहाँ पर हमने परचेज किया है फर्नीचर रुपीज 25,000 और ये हमने लेट पेड बाय ऑल अमाउंट बाय चेक, जो पेमेंट किया वो चेक के थ्रू पेमेंट किया, मींस बैंक के थ्रू हमने पेमेंट किया है। परचेज कंप्यूटर रुपीज 25,000 एंड स्पेंड रुपीज 1,000 फॉर इंस्टॉलेशन, यानी कंप्यूटर को परचेज करके उसको हमने इंस्टॉलेशन भी किया है उसमें, और उसके लिए हमने 1,000 का एडिशनल पेमेंट किया है। तो जो भी एसेट्स हमने फिक्स एसेट हमने परचेज की है और उन फिक्स एसेट के लिए फर्दर हमने कुछ इंस्टॉलेशन पेमेंट किए हैं, तो दैट अमाउंट क्लब विद द मेन एसेट, जो फिक्स एसेट होती है उनके साथ हम उसको क्लब कर लेते हैं। तो ऐसे केस में एंट्री जाएगी परचेज अकाउंट, बिकॉज हम परचेज किया क्या, कंप्यूटर, नॉट अ परचेज अकाउंट, इट इज अगेन द कैपिटल नेचर एसेट, तो हम इसको कहेंगे कंप्यूटर अकाउंट। दिस टाइम वी से कंप्यूटर डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, हाउ मच 25,000 एंड ये जो 130 हमने एडिशनल पेमेंट के इंस्टॉलेशन को उसको हम क्लब कर लेंगे कंप्यूटर्स में। तो नाउ दिस टाइम कंप्यूटर इज रुपीज 26,000 नॉट 25,000, 26,000 रुपीज, और बैंक में 26,000 रुपीज। तो इन 130 का जो हमने स्पेंड किया है इंस्टॉलेशन के लिए उसको हम सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इन दिस केस कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 26,000 रुपीज एंड टू बैंक अकाउंट 26,000 रुपीज। यस, हम उसके जो इंस्टॉलेशन ट्रांजेक्शन को जो हमने पेमेंट किया था उसको हम नरेशन में रिकॉर्ड कर देंगे, तो इससे पता जाएगा कि हमने एडिशनल इंस्टॉलेशन का पेमेंट किया था। बीइंग परचेज कंप्यूटर एंड पेड इंस्टॉलेशन रुपीज 1,000।
तो नए से क्लियर हो जाता है कि हमने जो 130 है वो 2670 से 130 का इंस्टॉलेशन अमाउंट भी इंक्लूडेड है। क्लियर है। तो सिमिलरली अगर हमने बिल्डिंग कोई परचेज की है या हमने कोई प्लांट परचेज किया, प्लांट को हमने परचेज किया से 1 लाख पीस पर, उसको कैरी करके लेके आ रहे हैं अपनी फैक्ट्री प्लेसेस पे और उसके लिए हमने एडिशनल अमाउंट पे किया है, तो एनी अमाउंट पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सच फिक्स एसेट दैट इज ऑलवेज क्लब विद द देयर मेन एसेट बाय नेम। से हम कहेंगे प्लांट अकाउंट डेबिट से हमने 1 लाख का प्लांट परचेज किया, उस पर हमने एडिशनल अमाउंट पेमेंट किया है इसको इंस्टॉलेशन करने के लिए, तो उसको हम क्लब कर देंगे मेन अमाउंट के साथ, सेपरेट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट 14 को विथड्रॉ ₹1000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए 1000 विड्रॉ किया है कैश में, तो ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए 1000 का विड्रॉ किया है, तो ओनर जो अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो एंट्री जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट। तो ये हमारे पास था अप्रैल 11, नाउ दिस अप्रैल 14, दिस अप्रैल 12, नाउ अप्रैल 14। व्हाट, विड्रॉ पर पर्सनल यूज, जो पर्सनल यूज के उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, कैसे हमने दिया है, टू कैश अकाउंट। ड्राइंग डेबिट टू 1000 पर्सनल अकाउंट 1000 ड्राइंग डेबिट टू कैश अकाउंट being cash used for private, cash withdraw, cash withdraw, withdraw for private use। तो अपने प्राइवेट यूज के लिए कैश को विड्रॉ किया है, दैट इज ड्राइंग। नेक्स्ट, इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इंटरेस्ट चार्ज कैपिटल को हम लास्ट में ले लेंगे। इससे पहले एक हम एंट्री करते हैं से डेप्रिसिएशन 15, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर ₹1000। फर्नीचर पे 1000 का हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन आर नॉन मॉनेटरी एक्सपेंसेस जो हमारी फिक्स एसेट पे होती हैं। अकाउंटिंग के जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली जो भी फिक्स एसेट्स होती हैं उनका जो अमाउंट है वो धीरे धीरे डेप्रिशिएट होता है, उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है। तो हम बुक्स को मेंटेन करने के लिए गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली डेप्रिशिएशन को हम चार्ज करते हैं, जिससे कि हमारा जो प्रॉफिट है वो ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। तो यहाँ पे क्या हुआ, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर ₹1000। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंसिव, लॉसेस है हमारा, डेप्रिसिएशन क्या है, लॉसेस है, किस पे चार्ज हो रहा है, फर्नीचर पे। तो एंट्री हमारे पास आएगी 15 अप्रैल को, अप्रैल 15 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट किस पे डेप्रिसिएशन हो रहा है, फर्नीचर पे, टू फर्नीचर। तो एनी फर्नीचर एसेट पे जो डेप्रिसिएशन है उसको बाय नेम लिखेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर यहाँ पे रिड्यूस जाएगा, नीचे लिखेंगे हाउ मच, 1000 पीस, 1000 पीस। नरेशन बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर। तो फर्नीचर में डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, एंट्री जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है 16 को पेड ₹5000 फॉर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस के लिए 5000 में पेमेंट किया है बाय चेक, चेक के थ्रू, यानी बैंक से हमने एडवर्टाइजिंग पेमेंट किया, हमने कुछ एडवर्टाइजिंग की अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए हमने पेमेंट किया है 5000 का एडवर्टाइजिंग के लिए। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी एडवर्टाइजिंग, यानी अगेन एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट, और हमने पेमेंट किया है चेक के थ्रू, तो मनी गोज आउट, एंट्री जाएगी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस डेबिट। अप्रैल 16 को एडवर्टाइजिंग expenses account debit to bank account, how much, 5000 rupees, 5000 rupees being paid for advertising
being paid for advertising. क्लियर है? ओके, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ऑलमोस्ट सभी जो इंपॉर्टेंट एंट्रीज है उसको मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आपको फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी जिसमें कि आपको कोई जनरल एंट्रीज में करने में कोई प्रॉब्लम हो। ऑलमोस्ट सारी एंट्रीज को मैं कवर कर रहा हूँ जो कि फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछते हैं। तो अगर आप इनको बहुत थॉरली अच्छे से कर लेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा। इसके लिए आपको मेरे जो प्रीवियस वीडियो है डेबिट रूल्स ऑफ डेबिट कार्ड उसको भी अच्छे से कर लेना है। अगर आप उसको कर लेंगे डेबिट कार्ड के रूल्स को, तो इसमें कोई भी जो जनरल एंट्री ट्रांजैक्शन है वो आपको इजीली हो जाएंगे। नेक्स्ट एंट्री है ये अप्रैल 16 है, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप समझ रहे हैं ना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैंने आपको बताया था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है हम डेट वाइज कर रहे हैं। अगर मैं अप्रैल 16 को मैं ऑलरेडी कर चुका हूं तो अब अप्रैल 16 के बाद मैं अप्रैल 15 की एंट्री नहीं कर सकता, वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो अप्रैल 16 की हो गई एंट्री, तो अप्रैल अब 15 की वापस नई एंट्री हो सकती है। नाउ अप्रैल 17, अप्रैल 17 को एंट्रीज है गुड्स रुपीज 2000 गिवन फॉर चैरिटी। चैरिटी के लिए 2000 रुपीज का गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया है, यानी कि हमने गुड्स दिया है चैरिटी का, चैरिटी के लिए। तो अगेन हमने यहाँ पे गुड्स दिया, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। हमने चैरिटी के लिए गुड्स दिया है 2000 रुपीज का, तो इसकी एंट्री हमारे पास हो जाएगी अप्रैल 17 को, अप्रैल चल रहा है हमारे पास 17 को चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट हाउ मच 2000 रुपीज। अब हमने दिया क्या है, हमने दिया है गुड्स। गुड्स तो गुड्स कहां से आए थे हमारे पास, गुड्स हमने हमारे पास कहां से गुड्स थे हमारे परचेज अकाउंट में। जब हमने एंट्री की थी हमारे पास आया था परचेज अकाउंट, जब हमने गुड्स परचेज की थी हमारे पास था परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हमने परचेज किया था या हमने क्रेडिट परचेज किया था। अब हमने चैरिटी की है और उसमें हमने गुड्स दिए हैं, तो एंट्री जाएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि हमारा जो परचेज है वो रिड्यूस हो गया टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट से हम पेमेंट कर रहे हैं तो गुड्स हमारे पास परचेज अकाउंट से माइनस जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसको फिर से मैं बताता हूँ। अगर कोई भी हम गुड्स दे रहे हैं फॉर चैरिटी पर्पस तो एंट्री जाएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, जनरली परचेज अकाउंट क्रेडिट नहीं होता है, लेकिन इस केस में हमारे पास परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 2000 रुपीज नरेशन लिख देंगे, पेड या गुड्स डिस्ट्रीब्यूट गुड्स गिवन फॉर चैरिटी, गुड्स गिवन फॉर चैरिटी। तो हमने चैरिटी के यहाँ पे गुड्स दिए है, गुड्स गिवन फॉर चैरिटी। अच्छा, अगर हमने यहाँ पर गुड्स की जगह पे हमने कैश दिया होता या बैंक के थ्रू एंट्री होती तो हम फिर क्या करते हैं, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या चैरिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर? ओके नेक्स्ट अप्रैल 19 को अब हमारे पास कुछ ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन हुई जहां पे हमारे पास कुछ जो डेटर्स है वो बैड डेट हो गए। बैड डेट क्या होते हैं, जो डेटर जो हमने क्रेडिट पे कुछ सेल की थी वो अगर हमें पेमेंट नहीं करते हैं तो ऐसे केसेस में उनको हम बोलते हैं बैड डेट। तो कुछ जो डेटर्स यहाँ पे वो बैड हो गए हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैड डेट्स रुपीज 500। 500 के जो डेटर्स है वो बैड हो गए हैं, वो हमें पैसे अब नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी एंट्री को हम बोलते हैं बैड डेट्स। तो एंट्री हो जाएगी अप्रैल 19 को बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स टू डेटर अकाउंट रुपीज 500। अब बैड डेट कौन हुआ है, तो जो भी अगर हमें नेम गिवन है फिर तो हम उसको नेम से लिखेंगे। बैड डेट अकाउंट डेबिट तो जो भी डेटर्स हैं जिसने जैसे वाई से हमें पैसे लेने थे, वाई ने नहीं दिए तो एंट्री करेंगे बैड डेट अकाउंट डेबिट टू वाई, तो बाई नेम यहाँ पे लिखेंगे डेटर का बाई नेम। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री जाएगी बीइंग रुपीज 500 बैड, जो वहां पर डेटर्स बैड हो गए। नेक्स्ट है 21 इंटरेस्ट चार्ज
इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल ₹1000। कैपिटल पर 1000 रुपीज का इंटरेस्ट चार्ज किया है। फर्म ने कैपिटल पे जो ओनर है वो ओनर अपनी कैपिटल पे फर्म से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। तो जहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो इंटरेस्ट चार्ज करने से क्या हुआ, जो पार्टनर जो फर्म का ओनर है उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी। से मैं ओनर हूँ कैपिटल अपने बिजनेस का और मैं अपनी फर्म से कह रहा हूँ कि आप मेरी कैपिटल पे इंटरेस्ट दो, तो जब फर्म मुझे इंटरेस्ट देगा तो मेरी जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगी और इंक्रीज किस फॉर्म में हो रही है, इंटरेस्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो इंटरेस्ट मुझे रिसीव हो रहा है और लेकिन फर्म के और ट्रांजेक्शन टू बी रिकॉर्ड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, तो बिजनेस की क्या ये एक्सपेंसेस है और कैपिटल यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस फर्म के लिए किस नेम पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये हमारे पास है 21 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, बिकॉज यहाँ पे कैपिटल इंक्रीज हो रही है और कैपिटल इंक्रीज किस फॉर्म में हो रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे 1000 का जो अमाउंट है ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस टू बी रिकॉर्ड इन द डेबिट, और कैपिटल इंक्रीज हो रही है 1000 से, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल। ठीक है, अब इसी के रिवर्स एंट्री करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग 22 को, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग से ₹500, जो ड्राइंग है उसके ऊपर फर्म ने इंटरेस्ट चार्ज किया, ये रिवर्स एंट्री होगी। अब इन दिस केस जो ड्राइंग है, ड्राइंग क्या होती है, जो ओनर ने फर्म से विड्रॉ किया वो ड्राइंग होती है। तो फर्म से ओनर ने जो मनी विड्रॉ की फाइन पे, उस पे फर्म ने इंटरेस्ट चार्ज किया, इन दैट केस मनी फर्म के पास आ रही है, राइट। ओके, तो ये यहाँ पे जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट, दिस केस अप्रैल 22 ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगेन ये रिमेंबर, दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू ड्राइंग अकाउंट। ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा ये एंट्रीज पूछ लेते हैं। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग, तो आपको क्या करना है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बिकॉज जब ड्राइंग चार्ज हो रहा है तो अगेन जो ओनर है उसकी कैपिटल रिड्यूस हो रही है, तो हमें यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नरेशन जाएगी बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग। क्लियर है? ओके, हम इस तरह की कुछ एडवांस एंट्रीज कर रहे हैं। नाउ अब हम एंट्रीज करेंगे जहां पे कि कुछ अमाउंट है जो हम एडवांस पेमेंट कर रहे हैं या कुछ अमाउंट जो है आउटस्टैंडिंग हो गई है, राइट। कुछ एडवांस ट्रांजैक्शन हम पेमेंट कर रहे हैं जो अभी ड्यू नहीं हुए लेकिन हमने उनको पेमेंट कर दिया है, या कुछ ड्यू हो गए हमने पेमेंट नहीं किया है, तो ऐसी एंट्रीज को हम बोलते हैं एडवांस पेमेंट या आउटस्टैंडिंग ट्रांजैक्शन। तो देखिए उसकी एंट्रीज कैसे होती हैं। अब मैं आपको सारी एंट्रीज यहाँ पे करा रहा हूँ, ध्यान रखिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने एंट्रीज कर ली हैं तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएंगी, आप सारे एंट्रीज को इजीली कर लेंगे। दिस वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज गिव वेरी अटेंशन to whatever transaction I am doing here. Now, April 24th. Paid wages. Paid wages ₹1500 and ₹500 paid in advance. Okay. Paid wages paid ₹1500 and ₹500 paid in advance. It means हमने जो पेमेंट किया है टोटल 2000 पेमेंट किया है, ₹1500 का प्लस ₹500 का, जो ₹500 का है वो एडवांस पेमेंट किया है। रुपीज पेड वेजेस, क्या मैं सकता हूँ पेड वेजेस ₹2000 इंक्लूडिंग ₹500 एडवांस, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।
पेड वेजेस रुपीज 2000 इंक्लूड 500 एडवांस, इंक्लूड रुपीज 500 एडवांस। क्लियर है? तो यहाँ पे टोटल जो पेमेंट किया है वो वेजेस पेमेंट की है 2000 का, जिसमें 500 का एडवांस वेजेस पेमेंट किया है। इन दिस केस ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगी, अप्रैल 24 पेड वेजेस, हमने वेज पेमेंट किया, अगेन एक्सपेंसेस है, तो हमारे पास आएगा वेजेस डेबिट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। वेजेस पेड कैश, कितना पेमेंट किया हमने कैश में, 2000 रुपीज का, तो कैश में क्रेडिट कितना है, 2000 रुपीज का। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, तो हमने एंट्री पेमेंट की, तो जो एक्चुअल वेजेस ड्यू है वो कितने रुपीज की है, एक्चुअल वेजेस ड्यू रुपीज 1500 रुपीज, क्योंकि 2000 पे जो पेमेंट किया उसमें 500 रुपीज का एडवांस अमाउंट है। तो वेजेस अकाउंट डेबिट रुपीज 1500, और जो रिमेनिंग 5 रुपीज में देंगे वेजेस इन एडवांस, वेजेस पेड इन एडवांस, वेजेस पेड इन एडवांस रुपीज 500, ये भी डेबिट है। ओके, वेजेस अकाउंट डेबिट 1500, वेजेस पेड इन एडवांस 500 टू कैश अकाउंट 2000 रुपीज। अगर बैंक से पेमेंट किया तो बैंक अकाउंट, तो वेजेस अकाउंट डेबिट 1500, वेजेस पेड इन एडवांस अकाउंट 500 रुपीज टू कैश अकाउंट, बीइंग वेजेस पेड इंक्लूड रुपीज 500 एडवांस, इसमें 500 रुपीज का एडवांस पेमेंट किया है। क्लियर है? अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो डेटर्स होते हैं जिनने हमें पेमेंट नहीं किया, वो उसको हमने बैड डेट कर दिया, लेकिन लेटर वो हमें पेमेंट कर देते हैं। जो डेटर थे उन्होंने हमें पेमेंट कर दिया है, तो यहाँ पे हम एक 25th को एक एंट्री कर रहे हैं, रिसीव्ड रुपीज 500 फ्रॉम बैड डेट। जो बैड डेट था, जो हमारा डेटर था जिसको हमने डिसाइड किया था अभी अब तो पेमेंट करेगा नहीं, उसको हमने बैड डेट कर दिया था, उसने अनएक्सपेक्टली हमें 5 रुपीज पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पे रिसीव रुपीज 500 फ्रॉम द बैड डेट हु बिकम ए बैड डेट इन द प्रीवियस, जिसको हमने बैड डेट में रिकॉर्ड कर दिया था, उसने हमें पैसे वापस दे दिए हैं। नाउ अब एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे 25th को, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, रिमेंबर बैड डेट रिकवर्ड, ये हमें मनी रिसीव हुई है बैड डेट से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट रुपीज 500, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम बैड डेट, कैश रिसीव फ्रॉम बैड डेट, जो हमने बैड डेट था उसको हम प्रीवियसली रिटर्न ऑफ कर चुके हैं, उससे हमें पैसे दिया है, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम बैड डेट रिटर्न ऑफ अर्लियर, से सकते हो रिटर्न ऑफ अर्लियर, अर्लियर वी हैड रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ मींस होता है उसको हटा चुके हैं हम, तो ये एक्सपेक्ट कर चुके थे कि ऊपर हमें पैसे देगा नहीं, तो हमने उसको रिटर्न ऑफ कर दिया अपनी बुक से, अब उसने हमें अनएक्सपेक्टेड मनी दे दी है, तो एंट्री जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है। ठीक है, ओके नेक्स्ट, और कुछ ट्रांजेक्शन, कुछ एडवांस ट्रांजेक्शन हम लोग कर रहे हैं। जैसे एक और एंट्री हम करते हैं कि कुछ कभी कभी क्या होता है कि कुछ एम्बेजलमेंट हो जाती है, कुछ हेरा फेर हो जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, या कुछ थेफ्ट हो जाती हैं। ये एम्बेजलमेंट में एम्प्लॉय जो होते हैं बिजनेस के अंदर कुछ मनी को एम्बेजलमेंट करते हैं, गड़बड़ कर लेते हैं, हेराफेरी कर लेते हैं मनी का, या फिर कुछ गुड्स थेफ्ट होगी या डिस्ट्रॉय होगी बाय फायर एटसेट्रा, तो ये क्या है, ये सभी फर्म के लिए लॉसेस हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि गुड्स रुपीज 500 थेफ्ट, थेफ्ट है, मैं फायर की को बाद में बताऊंगा। गुड्स भी 500 थेफ्ट, 500 गुड्स थेफ्ट हो गई है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सिंपली 26 को आप इसको ऐसे गुड्स थेफ्ट, गुड्स थेफ्ट या थेफ्ट, सिंपली यू हैव टू राइट द थेफ्ट अकाउंट डेबिट, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा, सिंपली लिखिए थेफ्ट अकाउंट डेबिट, थेफ्ट अकाउंट डेबिट, इंस्टेड ऑफ यू कैन राइट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख सकते हैं, थेफ्ट अकाउंट डेबिट
टू परचेज अकाउंट, क्योंकि हमारे पास गुड्स थेफ्ट हुई है, थेफ्ट अकाउंट डेबिट रुपीज 500 और 5 रुपीज बीइंग गुड्स थेफ्ट, गुड्स थेफ्ट। अगर यहाँ पे होता है एम्बेजलमेंट किया है, एम्प्लॉयज ने कुछ कैश का कुछ एम्बेजलमेंट किया है, कैश की कुछ गड़बड़ की है, तो वहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू सॉरी थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, तो इस तरह से एंट्रीज हम कर सकते हैं। अब नाउ मैं कुछ एंट्रीज कर रहा हूँ जहां पर कि हमने कुछ गुड्स हैं जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं 27 को, गुड्स रुपीज 1000 destroyed by fire, not insured, not insured। दूसरा 100% इंश्योर्ड और तीसरा 50% इंश्योर्ड। There are three possibilities. This is again very important entries. जो गुड्स है वो 130 गुड्स है वो डिस्ट्रॉय हो गई है ड्यू टू फायर, और वो जो गुड्स थी उसमें उसका हमने कोई इंश्योरेंस नहीं करा रखा था, तो ऐसे केस में एंट्री क्या होगी, या फिर उसका हमने 100% इंश्योरेंस करा था, जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुई थी वो गुड्स का 100% इंश्योर्ड था, वो गुड्स इंश्योर्ड होने के केसेस में हमें मनी रिकवर हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी से, या 50% ही इंश्योर्ड था। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, चलिए इसकी एंट्री मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एंट्रीज को आपको ध्यान रखना, यहाँ पे हमारे पास एक से ज्यादा एंट्रीज होंगी जहाँ पर कि गुड्स डिस्ट्रॉय बाय थेफ्ट फायर है, जो कि इंश्योरेंस के केसेस में कवर्ड है या नॉट कवर्ड है। तो ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, प्लीज गिव अटेंशन हियर। यहाँ पे गुड्स की हमारे पास डिस्ट्रॉय है बाय द थेफ्ट या फायर या एनी अदर नेचुरल कैलेमिटीज एटसेट्रा, एंड दे आर इंश्योर्ड एंड नॉट इंश्योर्ड। स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, और क्योंकि इसमें मैं आपको ऑलमोस्ट सारी जितने चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स मैं आपको इसमें कराऊंगा। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको पूरा सिलेबस आपको मिलेगा इसमें, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। इसके बाद में आपने प्रीवियस में इसमें वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपको मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन कराई थी, डेबिट क्रेडिट के रूल्स बताए थे, और इसके बाद ही मैं आपको इसका जब नेक्स्ट मैं आपको इसमें जो वीडियो बनाऊंगा वो लेजर का होगा, ठीक है। तो लेजर का जनरल के बाद हम लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं ट्रांजेक्शन को वो आपको मैं बताऊंगा। नाउ दिस टाइम जो यहाँ पे एंट्री है गुड्स रुपीज 1000 डिस्ट्रॉय बाय फायर, तो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, जहाँ पे गुड्स रुपीज 1000 थेफ्ट हुआ था, तो यहाँ पे गुड्स थेफ्ट नहीं हुआ था, यहाँ पे गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। कैसे गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, तो यहाँ पे दिस टाइम अप्रैल 27 गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अगर थेफ्ट है तो थेफ्ट लिखेंगे, कितना रुपीस का 1000 रुपीस का, और गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट, तो हमारे जो गुड्स थे वो डिस्ट्रॉय हुई है कितने रुपीस की 1000 रुपीस की, तो यहाँ पर 1000 रुपीस का अमाउंट आ गया, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। ओके, लेट ये गुड्स 100% इंश्योर्ड थी, जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुई है वो 100% इंश्योर्ड थी, तो इंश्योर्ड थी तो हम क्या करेंगे, हम इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करेंगे कि भाई हमारा जो गुड्स था वो 1030 का डिस्ट्रॉय हो गया है फायर से, और आप हमारे क्लेम को एक्सेप्ट करो, हमारे 1030 को वापस करो। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हमारे क्लेम को एक्सेप्ट करेगी और हमें वो मनी रिटर्न मिल जाएगी, बिकॉज ये जो हमारा गुड्स था वो 100% इंश्योर्ड था, तो इंश्योरेंस कंपनी हमारे क्लेम को एक्सेप्ट करेगी। तो यहाँ पे रहेगा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, सेम डेट पे करेंगे इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू, और इसकी एंट्री को रिवर्स कर देंगे टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा क्लेम एक्सेप्ट कर लिया 1000 रुपीस का, और वो अमाउंट जो गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर था वो हमने रिवर्स कर दिया बीइंग
claim being insurance claim accepted being insurance claim accepted। तो इंश्योरेंस कंपनी ने हमारे क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया है। ध्यान रखिए बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है तो हम इसके इंटीग्रेशन गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। हमारा 1/3 से गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है फायर से और हमने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम किया कि इंश्योरेंस कंपनी जी हमारा गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया है फायर से और हमारा गुड्स इंश्योर्ड है। तो इंश्योरेंस कंपनी हमारे क्लेम को एक्सेप्ट कर लेगी। तो आपको नेक्स्ट एंट्री करनी है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। क्लियर है? ओके। अगर ये गुड्स इंश्योर्ड नहीं होती या 50% इंश्योर्ड होती तो एंट्री क्या करते? चलिए हम पहले देखते हैं कि अगर ये गुड्स हमारे पास सिर्फ 50% इंश्योर्ड होती तो एंट्री क्या करते हैं। तो उस केसेस में ये वाली एंट्री की जगह पे हमारे पास नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? सेम एंट्री में लेट मैं इसको ए ले रहा हूं तो बी एंट्री क्या हो जाएगी? इफ द गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड या 50% ओनली इंश्योर्ड। तो एंट्री क्या हो जाएगी? ये एंट्री तो हमारे कॉमन है, दिस इज द कॉमन एंट्री। तो इंस्टेड ऑफ दिस एंट्री क्या हो जाएगी? इंश्योरेंस कंपनी डेट 50% इंश्योर्ड, यहां पे ले रहा हूं डेट 50% इंश्योर्ड है। ओके, जस्ट फॉर द रेफरेंस, ये जस्ट फॉर रेफरेंस, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है सर। ओके, आपको क्या करना है? अगेन इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 50% इंश्योर है तो 1000 को 50% हो जाएगा 500 रुपीज। ओके, और रिमेनिंग जो 50% यानी रिमेनिंग 500 रुपीज है वो क्या हमारे लिए लॉसेस हैं तो उसको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। यहाँ 500 रुपीज प्रॉफिट लॉस में और इधर 1000 रुपीज। तो जो रिमेनिंग 500 रुपीज का हमें इंश्योरेंस नहीं कवर था उसको हम क्या लिखेंगे? उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। दिस द लॉसेस एंड लॉसेस आर ट्रांसफर्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 1000 रुपीज बीइंग 50% claim accepted by insurance company and 50% transfer to profit and loss account। क्लियर है? और अगर ये गुड्स 100% अनइंश्योर्ड होते, कुछ भी इसमें रिकवर नहीं होता तो फिर हम क्या करते? ये तो हमारे पास कॉमन एंट्री है तो थर्ड एंट्री क्या थी? प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। उस केस में 100% गुड्स हमारे पास डिस्ट्रॉय बाय फायर हो जाती। ठीक है, तो उस केसेस में प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम सारा का सारा मनी जो है प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देते, कुछ भी अमाउंट में रिकॉर्डिंग नहीं करना है इंश्योरेंस कंपनी के केसेस में क्योंकि इंश्योरेंस नहीं है और 100% हमारे पास लॉसेस है। तो ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंट्रीज है। नाउ नेक्स्ट एंट्री है, कभी कभी हम क्या करते हैं कि जो हम गुड्स को सेल करते हैं या परचेज करते हैं उस केसेस में हम अपने कस्टमर को डिस्काउंट ऑफर करते हैं या हमारे कस्टमर मींस जो फर्म के जो क्रेडिटर्स होते हैं वो हमें कुछ डिस्काउंट ऑफर करते हैं। तो डिस्काउंट आर टू काइंड्स, डिस्काउंट रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड। नाउ दिस टाइम April 29 received from debtor rupees 4,900 and allowed him discount rupees 100। Now this time हमने मनी रिसीव किया है 4,900 की, हमारा कोई डेटर था उस डेटर ने हमें 4,900 पेमेंट किया है और हमने उसको डिस्काउंट ऑफर किया है 100 रुपीज का। तो डिस्काउंट ऑफर के केस में हमारे पास एंट्री क्या आएगी? हमें कितना मनी रिसीव हुआ है? 4,900 रुपीज। तो एक्चुअली कैश में कितना है हमारे पास? 4,900 रुपीज। अप्रैल 29 कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना?
4,900 रुपीज, तो एक्चुअल में 4,900 रुपीज हमें मिला है, राइट। और जो हमें 100 रुपीज जो हम डिस्काउंट ऑफर करें, दिस इज लॉसेस, तो डिस्काउंट अलाउड, discount allowed, we are offering discount allowed account debit rupees 100 rupees and to debtor, यहाँ पे debtor by name लिखेंगे, by name in the sense कि जो नेम दिया debtor का उसको नाम लिखेंगे, to debtor 5,000 rupees being cash received from debtor and allowed discount, ओके। नाउ कुछ केसेस में होता है कि कुछ अमाउंट आउटस्टैंडिंग हो जाता है, से सैलरी आउटस्टैंडिंग अप्रैल 20, अप्रैल 30, सैलरी आउटस्टैंडिंग रुपीज 1,000 रुपीज की सैलरी आउटस्टैंडिंग। अगर हम सैलरी पेमेंट करते तो एंट्री जाती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग मींस हमने वो पैसा भी पे नहीं किया है, दैट इज ड्यू, तो एंट्री कर जाएगी अप्रैल 30 को, अप्रैल 30 को सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट या आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख सकते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट, वेज अकाउंट डेबिट या रेंट अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट हमारे पास आउटस्टैंडिंग है उनको बाय नेम लिखेंगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट रुपीज 1,000 being salary outstanding, being salary outstanding, outstanding, क्लियर है? ओके। इसके फर्दर और कुछ एंट्रीज हो सकती हैं इसके अंदर से डेप्रिसिएशन की एंट्री मैंने आपको करा दी है। डेप्रिसिएशन भी हमारे पास लॉसेस होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं जो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं। मैं आपको कैश डिस्काउंट रिसीव की एंट्री करा चुका हूँ, डिस्काउंट अलाउ की एंट्रीज में आपको उसमें कवर करा चुका हूँ। ओके, लॉसेस की एंट्री मैंने करा दी है। एक और एंट्री लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक। 30 अप्रैल को, अप्रैल 30 को हम अपनी अप्रैल 30 को बुक्स को क्लोज कर रहे हैं, अप्रैल के बाद मई को शिप करेंगे, तो अप्रैल 30 को हमारे पास गुड्स हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक रुपीज 20,000 रुपीज का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है। ओके, तो जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो जब हम ट्रांसफर करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को, तो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करें। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पास क्या होता है, डेबिट के अंदर हम ओपनिंग एंट्री करते हैं, तो हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। जो भी कुछ आपको इसके अंदर जो ट्रांजेक्शन आपको समझ नहीं आई है, वो प्लीज आप उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिससे कि मैं आपको उस एंट्रीज को फिर से करा दूंगा। इन केस आपको इसमें कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज विदाउट एनी हेस्टेज आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। इफ यू आर न्यू, डोंट लाइक फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी जनरल से पोस्टिंग करेंगे हम लेजर के अंदर। प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। प्लीज स्टे कनेक्टेड और प्लीज आपको इसको सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मैं अगेन बोल रहा हूँ आपको कि अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर इसको लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।